पिछले दिन आपको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर समझाया जा रहा था, जिसमें आपको पहले बताया गया कि यदि आप स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग का लेयर बाय लेयर डालते हैं तो याद कीजिए सिंपल क्यूबिक का निर्माण हुआ था, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया था। फिर 6 आया था। फिर आपको बताया गया हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड लेयर से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का निर्माण, जिसमें आपको बताया गया कि इसमें अलग अलग तरह की बातें होती है। आप याद कीजिए, जब 2 लेयर हम डाले थे तो बीच में 2 तरह का वॉइड बना था, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड और एक टेट्राहेड्रल वॉइड और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो उन्हीं चीजों को समझ के आगे का स्ट्रक्चर आप सीसीपी समझ सकते हैं, एचसीपी समझ सकते हैं। थोड़ा अलग टाइप का बात है, तो ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। दोबारा दिखाएंगे नहीं वीडियो वगैरह। देखिए इधर ये जो लेयर बना हुआ है, ये कैसा लेयर? एचसीपी नहीं है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक। देख रहे हैं गैप में ना आया हुआ है। जो जो बोलते हैं और जो यहाँ दिखा रहा है उसको थोड़ा मिलाइए और ध्यान से समझिए। जो कंसेप्ट पीछे पढ़े आप उसको भी दिमाग में रखिए। यहाँ पर ये एक लेयर है जो एचसीपी है, जिसमें आप देख सकते हैं बीच में ट्राइगोनल टाइप का वॉइड बन रहा है। अभी ये एक लेयर है। अब इस एक लेयर पर दूसरा लेयर डालेगा और दूसरा लेयर भी एचसीपी का ही डालेगा। और दूसरा लेयर देखिए फिर गैप में डालना शुरू किया है ये, क्योंकि बॉल पर बॉल आएगा था तो फिर वो सिंपल क्यूब वाला चला जाएगा। तो लेयर में डाला, तो अब यहाँ पर आपको कुछ विशेष चीज दिखेगा। उस विशेष चीज पर नजर डालिए, क्या विशेष है आप उस चीज को देखिए। अब आप ध्यान से देखिए कि कुछ जगह लग रहा है कि आर पार दिख रहा है और कुछ जगह लग रहा है आर पार दिख नहीं रहा है। जैसे आप इसको देखिए, यहां पर देखिए आपको लग रहा है कि आर पार दिख रहा है, यहां पर भी आर पार दिख रहा है। लेकिन आप यहां देखिए, ये आर पार दिख, यहां पर आपको आर पार दिख नहीं रहा है। इसलिए आर पार नहीं दिख रहा है क्योंकि अंदर में बॉल है जो आर पार दिखने आपको दे नहीं रहा है। अभी हम एचसीपी का कितना लेयर लिए हैं? 2 लेयर। और इस 2 लेयर में देख रहे हैं 2 तरह का गैप बन रहा है। एक गैप ऐसा है जो आर पार दिख रहा है, यही ऑक्टाहेड्रल गैप। और वह गैप जो आर पार नहीं दिख रहा है, वही कौन सा गैप है? टेट्राहेड्रल। यदि इन चीजों को आप इस तरह से समझना चाहते हैं, बॉल से सामने से देखिए, ये 3 बॉल हमारे पास है। इस 3 बॉल के ऊपर यदि हम इस 3 बॉल के ऊपर यदि हम एक बॉल ऐसे रख दें तो बताइए ये गैप में आ गया। इसी तरह का ना लेयर ये बनाया होगा। तो ऐसी स्थिति में देखो, देखना ध्यान से, ऐसी स्थिति में ये जो बीच में गैप बन रहा है, इस बीच में जो गैप बन रहा है, यही गैप कहलाता है टेट्राहेड्रल वॉइड। और ये टेट्राहेड्रल वॉइड इसलिए कहलाता है क्योंकि इस बॉल का सेंटर, इस बॉल का सेंटर, इस बॉल का सेंटर, इस बॉल का सेंटर, ये सारे सेंटर्स को आप आपस में मिलाएंगे तो ये टेट्राहेड्रॉन का निर्माण करता है। और टेट्राहेड्रॉन के बीच में बना हुआ वॉइड कहलाता है टेट्राहेड्रल वॉइड। आई बात समझ में? अब इस फिगर में देखिए, यहां पर जो गैप हम दिखाना चाह रहे हैं, आप थोड़ा उसको ध्यान से देखिएगा। इस 3 बॉल को थोड़ा ध्यान से देखो, इसको, इसको और इसको। आपको लग रहा है कि ये ऐसे है, ऐसे दिख रहा है ये। और एक बॉल जो है इसके अंदर, ये वाला बॉल इसके अंदर में इस तरह से है, ऐसे। तो बताइए कि इस गैप को यदि हम इधर से देखें तो क्या ये आर पार दिख पाएगा? इसलिए नहीं दिख पाएगा क्योंकि पीछे से ये बॉल उसको कवर कर लिया है। एक्चुअल में यही है टेट्राहेड्रल वॉइड। और आप इस गैप को देखिए, इस गैप को, ये गैप कैसा दिख रहा है वो देखो। ऐसा लग रहा है कि 3 बॉल ऐसे रखा हुआ है, देखो ऐसा लग रहा है। ये 3 बॉल ऐसे रखा हुआ है और 3 बॉल और इसके पीछे में रखा हुआ है, वो कुछ इस तरह से है। देखो इस 3 बॉल को देखो, 2 बॉल ऊपर है, 1 बॉल नीचे है। इस बॉल को देखो, देखिए जैसा हो गया। एगो तभी दोनों हाथ सही नहीं है, अब फिर दोनों एक जैसा हो गया। क्या हो रहा है? हाँ ये ठीक है। देखो तो, 2 बॉल ऊपर 1 बॉल नीचे है। यहाँ क्या है? 1 बॉल ऊपर 2 बॉल नीचे है। अब हम इसको कुछ नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे एक 180 पर घुमा दे रहे हैं, अभी भी तो वही बात है। अब यदि हम इस बॉल को ऐसे रखें, अब बताइए यहाँ जो गैप बना इस बीच में, ये आपको आर पार दिख रहा होगा और हो सकता है कि मेरा पीछे वाला हाथ आपको दिख रहा हो उस वॉइड से। तो ऐसे नहीं दिख रहा है तो देखो, कहो हाँ जबरदस्ती दिखता है। भगवान 18 गो हाथ थोड़ी दिए, 2 गो दिए, उसी में एडजस्ट करेंगे, वो में एगो लूल बनल है। कैसे नहीं दिखता है? हमको तो दिख रहा है, दिख रहा है, देखो तो इतना बढ़िया दिख रहा है। तो ये जो वॉइड बना हुआ है ना बीच में, इसी को कहा जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड इसलिए कहलाता है क्योंकि
इस सारे बॉल के सेंटर को आपस में मिलाएंगे आप, एडजेसेंट सेंटर को, तो ये ऑक्टाहेड्रॉन का निर्माण करता है। और यदि आपको यहां से नहीं दिखा तो अभी वीडियो में ये चीज स्पष्ट दिखेगा, वो बाद में, अभी नहीं। तो फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि यहां पर दो तरह का वॉइड है, एक टेट्राहेड्रल वॉइड और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखिए कौन कौन ऑक्टाहेड्रल है, आप उसको ध्यान से देखिए। देखो ये है ऑक्टाहेड्रल, ये है ऑक्टाहेड्रल, ये है ऑक्टाहेड्रल, ये है ऑक्टाहेड्रल। अब ध्यान से देखो टेट्राहेड्रल कौन है, ये है टेट्राहेड्रल। देखो ना आर पार दिख नहीं रहा होगा, ये टेट्राहेड्रल है, ये टेट्राहेड्रल है, ये टेट्राहेड्रल। इसको देखो ऑक्टाहेड्रल है, ये क्या है, टेट्राहेड्रल है ना जी, टेट्राहेड्रल। तो दो तरह का वॉइड लगातार बन रहा है। अभी तक आप कितना लेयर लिए हैं यहां पर, दो लेयर लिए। अब इसके ऊपर जब हम तीसरा लेयर लेंगे तो तीसरा लेयर किस प्रकार से लेंगे, यही इस बात को निर्धारित करेगा कि आगे का स्ट्रक्चर सीसीपी होगा या आगे का स्ट्रक्चर एचसीपी होगा। सीसीपी को बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैक्ड। क्या है, कुछ नहीं, क्या कैसा कर रही है, भले मोटरसाइकिल धक्का मार दिया। तो अभी तक जो दो लेयर लिए हैं उसमें तो सिंपल लेयर है, वहां तक तो कोई टेंशन नहीं है। तीसरा लेयर किस तरह से लेंगे यही इस बात को निर्धारित करेगा कि आगे का स्ट्रक्चर एचसीपी होगा या आगे का स्ट्रक्चर सीसीपी होगा। अब देखिए उसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले करेंगे क्या वो समझिए, फिर जो करेगा वो यहां दिखाएगा। इसमें यदि आप टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते हैं, यानी यदि आप बॉल को इस जगह पर रखेंगे, इसी साइज के बॉल को, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि यहां बॉल रख देंगे तो यहां नहीं रख पाएंगे, और यदि यहां रख दिए तो वहां नहीं रख पाएंगे। यानी आप कवर कर पाएंगे किसी एक ही बॉल को, सॉरी किसी एक ही वॉइड को, चाहे वो टेट्राहेड्रल को कवर करें या ऑक्टाहेड्रल को कवर करें। तो वैसी स्थिति में जब आप टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे तो ये एक अलग लेयर बनेगा, और जब आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे तो वो एक अलग लेयर बनेगा। और इस तरह से टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करने पर अलग स्ट्रक्चर देगा, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करने पर अलग स्ट्रक्चर देगा। जो बात अभी हम बोले हैं वही सब बात ये करेगा, इस बीच में वॉइड वगैरह को भी दिखाएगा। आप ध्यान से देखिए, समझ में उम्मीद करते हैं आ जाएगा एक ही बार में, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। ये जो दिखा रहा है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड को दिखा रहा है। वॉइड होता है कितना तरह का, दो तरह का, एक टेट्राहेड्रल वॉइड टी से डिनोट करेंगे, एक होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, किससे इंडिकेट होगा, ओ से। तीन बॉल नीचे इस तरह से रखा गया, एक बॉल इसके ऊपर में रखेगा, बीच में जो गैप बनेगा इसी गैप को हम क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड। देखिए वो गैप आपको दिखाएगा स्पष्ट रूप से व्हाइट करके। अब देखिए जो गैप वाला पार्ट है वो गैप दिख रहा है, ये गैप जो बन रहा है यही क्या कहलाता है, टेट्राहेड्रल वॉइड। और इस बॉल के सेंटर को मिलाएगा तो देखो टेट्राहेड्रॉन बनता हुआ दिखेगा आपको। बन रहा है टेट्राहेड्रॉन, तो यही है आपका कौन सा वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड को देखिए, अब ये ऑक्टाहेड्रल दिखाया, तीन बॉल नीचे है, तीन बॉल ऊपर है, वही उल्टा ट्रेंगल करके है ये। आप देख सकते हैं कि अंदर में जो ये खाली स्पेस दिख रहा है, इसी टाइप के स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसलिए क्योंकि सारे सेंटर को मिलाएगा तो ये ऑक्टाहेड्रॉन का निर्माण करता है, वो सब दिखाएगा ये जो उजला टाइप का जो शेप दिख रहा है यही वॉइड का शेप है, जो ऑक्टाहेड्रल कहलाता है इस तरह के अरेंजमेंट में। अब देखिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, देखो यहाँ पर बॉल को इस तरह से दिखाया है कि ये जो वॉइड है ये स्पष्ट आपको दिख रहा होगा, यही ऑक्टाहेड्रॉन का निर्माण हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड बताया, और ये शायद हम कल लिखा दिए हैं, बताए थे ना कि इन दिस अरेंजमेंट इफ टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज इक्वल टू n, देन टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू n, एंड टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड यानी 2n। तो यही सब ये लिखा हुआ है, इस सब में आपको दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है लेट अस प्लेस थर्ड लेयर ओवर सेकेंड लेयर। दो लेयर तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, अब हम किस लेयर को प्लेस कर रहे हैं, थर्ड लेयर को। थर्ड लेयर को प्लेस कितने तरीके से कर सकते हैं, दो में से किसी एक तरीके से।
या तो ऑक्टाहेड्रल को कवर करके या फिर टेट्राहेड्रल को कवर करके। ये पहले टेट्राहेड्रल को कवर करेगा जिससे HCP बनेगा, और बाद में ये ऑक्टाहेड्रल को कवर करेगा जिससे CCP बनेगा। देखिए पहले बोला गया कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और बाद में होगा कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करेगा। एक चीज देखो, टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर रहा है, ये उजला वाला पार्ट देख रहे हैं बचा हुआ रह जा रहा है, वो कवर नहीं हुआ। क्योंकि क्यों नहीं कवर हुआ? क्योंकि टेट्राहेड्रल को कवर किया था। तो टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करेगा। तो देखिए अब लेयर को पलटा के दिखा रहा है कि वो कहाँ जा रहा है। आप देखेंगे ये फर्स्ट लेयर के ठीक ऊपर जैसे चला जाएगा, और ये नीचे वाले लेयर के जैसा होगा। अब आप इसको ध्यान से देखिए, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये वाला बॉल ठीक इस बॉल के ऊपर है, लेकिन ये तो डिफरेंट है ना जी। तो यदि हम इसको ए टाइप कह दें तो ये क्या टाइप कहलाएगा? बी। फिर ये कौन सा टाइप होगा ये? तब आपको ऐसा नहीं लगता है कि ए के बाद बी आया तो फिर ए के बाद बी आ जाएगा? इसका मतलब ये किस टाइप का सॉलिड हो जाएगा? किस टाइप का? ए बी ए बी ए बी ए बी टाइप का आया ना। इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं HCP। है ना, ये भी टाइप। ये भी पैटर्न को फॉलो कर रहा है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर ए किस चीज को इंडिकेट करता है? लेयर को। बी भी किस चीज को इंडिकेट करता है? लेयर को। लेकिन ए बी हो गया मतलब ए डिफरेंट लेयर है और बी डिफरेंट लेयर है, मतलब प्लेस के मामले में। क्या लिखा हुआ है यहाँ? हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? HCP। इसका मतलब ये हुआ कि 3 डायमेंशनल में HCP 2 डायमेंशन के लेयर बाय लेयर को अरेंज करेंगे जब हम AB टाइप में, तो बनने वाला 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ही क्या कहलाएगा? हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड। हमने क्या कहा, फिर हम धीरे से बोलें, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। HCP के 2 डायमेंशनल लेयर को यदि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में AB पैटर्न दिया जाए, तब जो स्ट्रक्चर बनेगा वही क्या कहलाएगा? HCP, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड लेयर। और ऐसी स्थिति में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे होता है वो भी आपको दिखाएगा। ध्यान से देखिए, ये 3 लेयर, 3 बॉल ऊपर वाले लेयर का है, 3 बॉल नीचे वाले लेयर का है। और आप याद कीजिए ऊपर वाला लेयर नीचे वाले लेयर को सुपर इम्पोज कर रहा था। AB टाइप, सॉरी ए टाइप है। आप देखिए, आपको दिख रहा है तीनों बॉल? नहीं, एक एक ट्रायंगल एक शेप में ना दिख रहा है। तो यदि ऐसा हो रहा है तो ऐसी स्थिति में यदि हम इस बॉल को देखें तो ये बॉल आप देखिए 6 बॉल के संपर्क में है, 3 ऊपर के संपर्क में होगा और 3 नीचे के संपर्क में होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 + 3 9, और नीचे 3 कितना हो जाएगा? 12। तो ऐसी स्थिति में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12, यानी HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 12। अब ये किसको कवर करेगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड को। पहले इधर कवर किया था, अब इस सब बीच को कवर करेगा। देखिएगा ऐसा करने पर आप पाइएगा कि ये डिफरेंट लेयर बना देता है। ये ए बी में से किसी को फॉलो नहीं करता है, ये एक अपना डिफरेंट शेप देता है, वो C टाइप हो जाता है। देखिए किसी के ऊपर आप आया ना, इसके ऊपर है ना इसके ऊपर है। ऐसी स्थिति में यदि हम इसको A टाइप कहेंगे तो इसको B टाइप कहेंगे और इसको C टाइप कहेंगे। अब इसके ऊपर जब डालेगा बॉल तब इसके ऊपर आ जाता है और वो फिर A टाइप होने लगता है, यानी ABC टाइप स्ट्रक्चर ले लेता है। इसको कहा जाता है TCP। देखिए ये इसके सामने नहीं है, वो उसके सामने नहीं है, यानी कोई किसी को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये सब डिफरेंट प्लेसेस के लेयर हैं, इसीलिए एक को कहा गया A, फिर कहा गया B, फिर कहा जाएगा C, और ये ABC टाइप हो जाएगा। अब इसके ऊपर कोई लेयर डालेगा तो वो A टाइप को कवर करेगा। जो अब आप इसको देखिए, A को कवर कर रहा है ये, तो यहाँ से फिर A स्टार्ट हो गया, फिर B, फिर C। इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनता है इसी को हम क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड 3 डायमेंशनल लेयर कहते हैं, या इसी को FCC कहा जाता है, क्योंकि इसका एक यूनिट सेल FCC के जैसा होता है, फेस सेंटर्ड। यानी CCP कहें या FCC कहें, बात
बराबर है। ये एबीसी एबीसी पैटर्न है, और यदि एफसीसी होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? ये क्या लिखा हुआ है? क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड सीसीपी और फेस सेंटर्ड क्यूबिक एफसीसी स्ट्रक्चर। और इसमें तो आप पहले से ही जानते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है। अब आप इसमें थोड़ा गौर कीजिए। इसमें इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें भी 12 होगा। देखिए कैसे, बीच से लेयर निकलेगा तो जो बॉल के चारों तरफ 6 गो बॉल होगा हेक्सागन वाला, तो 6 गो हो गया। इसमें भी 3 बॉल ऊपर होगा, 3 बॉल नीचे होगा, लेकिन इसमें जो ट्रायंगल होगा ना वो समान नहीं होगा, वो ठीक एक दूसरे का उल्टा होगा। उसमें देखे थे 2 बॉल पीछे 1 बॉल आगे, ऊपर वाले में भी 2 बॉल पीछे 1 बॉल आगे था। इसमें देखिए 2 बॉल पीछे 1 बॉल आगे है, जबकि नीचे वाले में 2 बॉल आगे और 1 बॉल पीछे है। इसका ये मतलब हुआ कि यदि आप ट्रायंगल को समान रख के बनाते हैं तो वो एचसीपी बना देगा, और अपोजिट बीच वाले लेयर को छोड़ के यदि ऊपर और नीचे वाले का अपोजिट एंगल कर देते हैं तो वो सीसीपी हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या अंतर समझ में आया स्पष्ट? ये 2 बॉल पीछे है, यहां पर 2 बॉल आगे है, इस तरह से जो बना इसी को हम लोग से कहते हैं सीसी। यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा। स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए एससीपी एंड सीसीपी लेटिस। हिंदी वाला मत उतार लेना। एचसीपी एंड सीसीपी लेटिस। देखिए यहाँ एरो देखिए लिखा हुआ है एबी टाइप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ट। इसी को क्या बोलेंगे? एचसीपी स्ट्रक्चर। इन दिस केस कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 12। और अगला में क्या लिखेंगे? एबीसी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड cubic closed pack CCP और FCC lattice, and in this case coordination number is equal to 12 also। देखिए तो फटाफट। अच्छा बताइए, आपकी क्षमता है कि आप उस स्ट्रक्चर को बनाएंगे? वो बनेगा नहीं, वो सिर्फ दिमाग में सेट हो सकता है, कॉपी किताब पर देना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। किताब पर तो मिला जुला के थोड़ा बहुत दे भी देता है, यहाँ बोर्ड पर बनाना या फिर आप कॉपी पर बनाओगे ये सब पॉसिबल नहीं है। अच्छा सबसे अच्छा बात इसमें यह है कि आपसे कहीं नहीं कहेगा कि बाबू तुम सीसीपी बनाओ, तुम एचसीपी बनाओ। इसमें क्वेश्चन बस आपसे पूछा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर से संबंधित, और क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल जब पूछेगा तो उसमें सीसीपी बोल देगा, तो सीसीपी बोल देगा तो उसको एफसीसी समझिए। अच्छा एचसीपी भी एफसीसी के जैसा ही होता है, क्योंकि दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर आपस में इक्वल होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो आप देख चुके हैं। पीछे पर्दा पूरा खींच लीजिए तो रिफ्लेक्शन आ रहा है, पर्दा खींच लो ना। इसको भी सही कीजिए, तो आप पीछे जाके रे उसको सही करो, तो पर्दा ऊपर उठा हुआ इसको गिराओ तो। हो गया? अगला लिख लीजिए। यहां तक जो बात था स्ट्रक्चरली थोड़ा सा टफ था। अब यहाँ पर कोई ऐसा स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगा जो आपको ज्यादा समझने में परेशानी होगी। अब जो भी बात है बहुत सिंपल सिंपल बात है, और अब ये फटाफट खत्म होगा। ये स्ट्रक्चर जो है ना बैरियर होता है इस चैप्टर में, जल्दी समझ में नहीं आता है तो लगता है कि कॉपी खाली जा रहा है, कुछ लिख नहीं रहे हैं। अब कॉपी भी भरेगा और माथा भी। अभी तक खाली माथा में जा रहा था।
हो गया लिखा हुआ? स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग इफिशियंसी। कहाँ ध्यान है रे, क्या करता है तुम लोग? लिखो जल्दी। कल आपका क्लास 9 बजे से है। क्लास होगा न्यूमेरिकल का, जो पीछे दिए हैं उसको हम सॉल्व करेंगे यदि आपसे नहीं बना होगा तब। और आगे बहुत सारा नया क्वेश्चन कल ही करवाएंगे, लिखाएंगे उस क्लास में करवाएंगे। क्लास लाइव रहेगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्लास ओपन है। हालांकि नहीं मन हो तो कोनो बात नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल से तो ज़्यादा वास्ता तुम्हारा है नहीं। लेकिन जो भी लोग आना चाहते हैं आइए, जैसे बैठते हैं बैठेंगे। क्लास 9:20 में लाइव होगा एग्जैक्ट। और कब तक लाइव रहेगा इसका आइडिया हमको भी नहीं है। जब तक मन होगा पढ़ाते रहेंगे। अब बंद करें इसको। चलिए हेडिंग डालिए तो। पैकिंग इफिशियंसी और पैकिंग फ्रैक्शन, इसको इंडिकेट किया जाता है पीएफ से। जल्दी से हेडिंग डालिए, डिफाइन कीजिए। आप लिख लीजिए, हम समझाते हैं ये क्या है। वैसे आप भी समझ सकते हैं, बहुत सिंपल चीज है ये। आपको हम पीछे कई बार समझा चुके हैं कि कोई भी स्फेयर या कई ढेर सारे स्फेयर को जब आपस में आप सजाएंगे तो कितना भी अच्छा सजा लो, बीच में कहीं ना कहीं गैप बच ही जाएगा, कुछ ना कुछ खाली जगह रही ही जाएगा। यदि हम सिंपल क्यूब की बात करें, या हम बॉडी सेंटर्ड की बात करें, या फेस सेंटर्ड की बात करें, हर एक यूनिट सेल के अंदर का जो टोटल वॉल्यूम होता है उसमें कुछ वॉल्यूम खाली रहता है और बहुत सारे वॉल्यूम को एटम ऑक्युपाई किए हुए रहता है। तो किसी भी यूनिट सेल में इफेक्टिव एटम के द्वारा जो कवर किया गया वॉल्यूम है वो, और पूरे क्यूब के वॉल्यूम का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? पैकिंग फ्रैक्शन। देखिए लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय इफेक्टिव एटम्स। इफेक्टिव एटम का मतलब जो एटम अंदर में है। इफेक्टिव एटम का मतलब समझ रहे हैं? एससी के लिए 1, बीसीसी के लिए 2 और एफसीसी के लिए 4। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज नोन एज पैकिंग फ्रैक्शन। इसको और बेहतर आप समझ सकते हैं एक वीडियो से। हालांकि इसका एक फॉर्मूला होगा, लिख लीजिए तो। अच्छा बाद में लिखिएगा। चलो देखो बंधु, इधर ये सिंपल क्यूबिक है ना, इसको यदि काट दिया जाए, मतलब ढंग से क्यूब बनाए, हम परफेक्ट क्यूब बनाए, तो कुछ इस तरह से ये कट हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, बताइए ये एक परफेक्ट क्यूब है। इस क्यूब का यदि हम टोटल वॉल्यूम निकालना चाहें तो ये ए क्यूब होगा, यदि क्यूब का साइड कितना दिया हुआ है ए। अब बताइए कि ये जो अंदर वाला ये सब जो भाग है, ये सब क्या एटम से भर पाया? नहीं भर पाया, मतलब कुछ भाग इसका खाली है। लेकिन ये सब वाला जो भाग देख रहे हैं, ये सब भाग भरा हुआ है। मतलब इस पूरे यूनिट सेल का कुछ भाग भरा हुआ है और कुछ भाग खाली है। इस टॉपिक से हमको यही पता चलेगा कि पूरे क्यूब का कितना भाग भरा हुआ है और कितना भाग खाली है। और ये तब पता चलेगा
जब हम रेशियो निकाल लें टोटल ऑक्युपाइड वॉल्यूम जो इफेक्टिव एटम्स है उसके और टोटल जो क्यूब का वॉल्यूम होगा उसके रेशियो से। और कैसे पता चलेगा उसको हम देखते हैं। चलिए पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखिए तो। वॉल्यूम ऑफ, तो ये बताइए क्यूब के अंदर रहता कौन है? एटम। तो क्यूब के अंदर का जो वॉल्यूम कवर करेगा वो कौन करेगा? एटम करेगा। कौन एटम करेगा? जो अंदर है, यानी इफेक्टिव एटम ना करेगा। इसीलिए हमने लिखा पी एफ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव एटम्स बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की जगह पर हम क्यूब भी लिख सकते हैं, क्योंकि यूनिट सेल तो क्यूबिक ही है। सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। यानी जब भी आपको पैकिंग फ्रैक्शन निकालना हो तो आप टोटल वॉल्यूम निकाल लीजिए जो इफेक्टिव एटम का वॉल्यूम है वो, और टोटल वॉल्यूम क्यूब का वॉल्यूम एक क्यूब होता है, उसे डिवाइड कर दीजिए, रेशियो निकाल दीजिए। अब जो काम हम कर रहे हैं उसको आप भी साथ साथ करेंगे, तो एकदम रुकना नहीं है यहाँ, ठीक है। हम यहाँ 3 केस में पैकिंग फ्रैक्शन का कैलकुलेशन करेंगे। एक पहला केस होगा सिंपल क्यूबिक के लिए, फिर होगा बॉडी सेंटर्ड के लिए, और फिर होगा फेस सेंटर्ड के लिए। आप याद कीजिए तीनों के लिए नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स डिफरेंट है। यदि नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम डिफरेंट है तो ये निश्चित है कि उसका पैकिंग फ्रैक्शन भी डिफरेंट होगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं, साथ साथ के लिखिए तो। लिखिए फॉर एस सी, लिखेंगे फॉर एस सी। एस सी का मतलब सिंपल क्यूबिक। अच्छा बताइए सिंपल क्यूबिक के लिए हम पैकिंग फ्रैक्शन बराबर लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वन एटम बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। बताइए ऐसा क्यों लिखें? क्योंकि इसका एन का मान 1 होता है। तो यहां पर 1 एटम लिए, यदि बीसीसी रहता तो ये 2 हो जाता। अब बताओ पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू, अच्छा एक और बात बताइए, सिंपल क्यूबिक के लिए आर बराबर क्या होता है? a/2। यदि आर को हमको एक टर्म में लिखना हो तो आर की जगह पर a/2 लिख सकते हैं कि नहीं? आगे सुनिए पैकिंग फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑफ वन एटम। एटम क्या है? स्फेयर। और स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। तो यहां पर लिख दें 4/3 पाई आर क्यू बट्टा क्या लिख दें, ए क्यू। बोलो चलेगा? एटम स्फेयर है और वन एटम एटम का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ पर पाई 22/7 आप रख सकते हैं। आर क्या है? रेडियस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब बताइए आर की जगह क्या लिख सकते हैं? a/2। तो यहां से हो गया लिखा हुआ है यहां तक। अरे बैठा हुआ है, लिखिए नहीं तो लेट हो जाएगा छुट्टी देने में। हम तीनों को सॉल्व करेंगे, तीनों को बताने में टाइम लगेगा। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं सिंस आर इज इक्वल टू a/2 किसके लिए? और एस सी। तो हम यहां पर आर का वैल्यू लिख सकते हैं a/2। तो आर क्यू यहां लिखा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा? a/2 का होल क्यू। पहुंचिए यहां तक जल्दी। हो गया? तो यहां से लिख सकते हैं पी एफ इज इक्वल टू 4/3 पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। आर क्यू है तो उसको हम a/2 का होल क्यू लिख दें। अब बटा ए क्यू, चलेगा जी? अब यहां से बताओ पी एफ बराबर क्या लिख सकते हैं? 4/3 इंटू 22/7 इंटू ए क्यू। 2 × 2 × 2, 2 का क्यू कितना हो जाएगा? 8। अब बटा कितना? ए क्यू। यहाँ बताओ कुछ कटेगा क्या? यहाँ बहुत कुछ कटेगा। ए क्यू से ए क्यू कटेगा, 4×2 = 8 कटेगा, 2 = 11 कटेगा, यानी ये आपको आ जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 11/20
1। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 0.52। अब पैकिंग फ्रैक्शन के 0.52 आने का मतलब समझिए। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, एक में कितना। तो बताओ, एक में आया 0.52 तो 100 में कितना, 52। एक में निकालते हैं उसको फ्रैक्शन कहते हैं, और 100 में निकालते हैं उसको परसेंटेज कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल क्यूब में 52% यानी 52% भाग भरा हुआ होगा। तो बताइए खाली भाग कितना होगा, 48%। यानी इसका मतलब ये हुआ, यदि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को आप सिंपल क्यूब में अरेंज करते हैं तो आधा आधी भाग जो है वो खाली रह जाता है। जैसे इस एटम में आप, इस एटम में नहीं सॉरी, इस हॉल में यदि आप फुटबॉल ले आइए, एक 400-500 या 1 आध करोड़ ले आइए फुटबॉल, सब सेम साइज का, और आप इस हॉल में उसको अरेंज करना शुरू कीजिए। अरेंज करना शुरू कीजिए तो फुटबॉल पर फुटबॉल रखिए, मतलब वो सिंपल क्यूबिक का अरेंजमेंट दीजिए, तो आप पाएंगे कि इस हॉल का जितना वॉल्यूम है उसका 52% कवर कर लिया कौन, फुटबॉल। लेकिन उसके बीच में जो खाली जगह होगा वो लगभग कितना परसेंट खाली रहेगा, 48% खाली ही रह जाएगा। मतलब आधा आधी भरा और आधा आधी खाली रह जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं, अभी वहां पर आप क्या लिखे थे, पैकिंग फ्रैक्शन ना। हम सब बात लिखिए साथ साथ आप भी। पैकिंग फ्रैक्शन आपको आया 0.52। इसी में यदि हम बोलें पैकिंग परसेंटेज, ये कितना होगा बताइए। एक में जितना आया है 100 में 100 से गुना कर दिए तो वही ना परसेंटेज में बदल जाएगा। 0.52 में 100 से गुना करेंगे कितना परसेंट हो जाएगा, 52%। तो बताइए वॉइड कितना परसेंट आया, 5% कितना, 48। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है आगे। आपसे पूछा जाएगा वॉइड पार्ट इन बीसीसी, ऑप्शन दे देगा, निकालते रहिए। अगला लिखेंगे फॉर बीसीसी। बताइए बीसीसी के लिए इनका वैल्यू 2। इसके लिए पैकिंग फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला लगेगा, वॉल्यूम ऑफ 2 एटम्स बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। बोलिए हाँ या ना। अच्छा इसके लिए आर का फॉर्मूला √3a/4। इसका जरूरत पड़ेगा हम आगे इस लिखेंगे इसको। जब भी पैकिंग इफिशियंसी बोले ना तो परसेंटेज समझिएगा। पैकिंग इफिशियंसी हो जाएगा कितना परसेंट, 52%। फ्रैक्शन पूछे तभी 0.52। पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग परसेंटेज कितना, 52। और वॉइड पार्ट कितना या वॉइड परसेंट कितना, 48। अच्छा ये पैकिंग फ्रैक्शन पूछ दिया, इसी में वॉइड फ्रैक्शन पूछता तो कितना होता, 0.48। तो घुमा घुमा के क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। आप एक चीज समझ गए तो बाकी चीजों को अपने आप से मतलब निकाल सकते हैं वहां से। बताइए आगे क्या लिखें, आगे बनाओ अपने से। यहां से पैकिंग फ्रैक्शन बराबर हो जाएगा 2 × 4/3 πr3, क्योंकि एटम का तो हमेशा वॉल्यूम यही फॉर्मूला होगा, 4/3 πr3। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई क्यों किए, इफेक्टिव एटम 2 है। अब बटा में कितना कर दें, ए क्यू। आप अभी तुरंत पढ़े आर बराबर √3a/4। तो यहाँ पर आर के बदले रख दीजिए 2 × 4/3 × 22/7 आर क्यू के बदले क्या रखेंगे, √3a/4 का होल क्यू, और बटा कितना, ए क्यू। यहां से पैकिंग फ्रैक्शन बराबर हो जाएगा, इसको लिखते हैं 8/3। अरे 4×2 = 8, 8/3 गुना 22/7 गुना √3 × √3 × √3, ये 3 × 3 हो जाएगा।
गुना ए क्यू हो जाएगा, एक गुना ए गुना ए गुना ए क्यू, और 4 गुना 4 4 चौक 16 चौक 64, अब बटा कितना, ए क्यू। यहां से बताइए कौन कटेगा, यहाँ ए क्यू से ए क्यू कटेगा, और हमारा दिमाग थोड़ा तेज चल रहा है, हम फटाफट कैलकुलेशन भी कर लिए, हमको पैकिंग फ्रैक्शन का मान आ गया 0.68। और तुम घर पर जाके चेक कर लेना कि सही आया कि नहीं। दिमाग तेज कुछ होने चला, हमको पता है, हमको याद है ये इतना इतने आएगा। लेकिन आप इतना शॉर्टकट नहीं चलेंगे, आप घर पर जाके पूरा कैलकुलेशन करेंगे और आप चेक करेंगे कि 0.68 आता है कि नहीं। आप उसके लिए जगह छोड़िए, आगे बढ़िए। तो जिस तरह से आप यहां लिखे पैकिंग फ्रैक्शन बराबर 0.52, बीसीसी के लिए कितना लिखेंगे, अरे बोलेगा 0.68। पैकिंग परसेंटेज कितना हो जाएगा, 68%। वाइड परसेंट कितना हो जाएगा, 100 माइनस 62, सॉरी 100 माइनस 68 कितना हो जाएगा, 32%। तो यहाँ पर फाइनली जो कैलकुलेशन हम लोग करेंगे उसमें जो आएगा रिजल्ट, हम उसको लिख दे रहे हैं। ये आपको आएगा पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 0.68, पैकिंग परसेंटेज ये कितना आएगा 68%, एंड वॉइड परसेंट कितना आएगा 100 माइनस 68 यानी कितना 32%। नीट में कई बार ये क्वेश्चन पूछता है, पीसीसी का वॉइड परसेंट डायरेक्ट यही पूछ देता है, पूछा हुआ क्वेश्चन। आप यदि किसी भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन को देना चाह रहे हैं आगे 2024 में, चाहे वो नीट हो, आईआईटी मेंस हो, या जो भी पेपर हो, आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व कीजिए और क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन नहीं बने तो बोलिए, यदि दिक्कत हो तो पूछिए। क्लियर है यहां तक। अगला लिखेंगे फॉर एफसीसी। आपको ऐसा नहीं लगता है कि अब ये काम आप कर सकते हैं, कीजिए। यहां पर एन का वैल्यू बताएंगे 4, यहां पर एन का वैल्यू होता है 4, और आर का वैल्यू ये हो जाएगा a/2√2। इन सब चीजों का आपको जरूरत पड़ेगा कैलकुलेशन में। हम आर को ए के टर्म में इसलिए बदल रहे हैं ताकि ए क्यू से ए क्यू कट जाए और एक हमको परफेक्ट वैल्यू मिले। यहां हम लोग लिख सकते हैं पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 4 एटम्स, बटा में क्या लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। पूरा सीक्वेंस में लिखिए, छोड़ छोड़ के नहीं। वॉल्यूम ऑफ 4 एटम्स बटा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, आगे लिखेंगे 4 × 4/3 पाई r³ बाई a³। यहां से हम लोग लिख सकते हैं पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 4 × 4/3 पाई r³ बटा a³। पैकिंग फ्रैक्शन बराबर 16/3 इंटू 12 22 इंटू 7 इंटू आर के जगह पर बताइए तो a/2√2 का होल क्यू, और बट्टा में कितना a³। आगे पैकिंग फ्रैक्शन बराबर आप लिखेंगे 16/3 इंटू 22/7 इंटू a³ बाई 2 इंटू 2 इंटू 2, 2×2 = 4, 4×2 = 8, 8×2 = 16√2। यह आ जाएगा 16√2। 16 से 16 कट जाएगा, बटा a³ से a³ कट जाएगा। और जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यहां से पैकिंग फ्रैक्शन आएगा, हम तनी फटाफट कर लिए, हमको आया 0.74, और आपको भी आएगा 0.74। आप ये सर्च कर लेंगे, वो सॉरी सर्च नहीं, आप एक बार कैलकुलेट कर लेंगे कि क्या आ रहा है। तो बताइए यहां से पैकिंग परसेंटेज कितना आ गया। पैकिंग परसेंटेज हो जाएगा 74%। वाइड परसेंटेज कितना हो जाएगा 26%। कल का हमारा टॉपिक होगा रेडियस रेशियो।
अब देखिए एससी बीसीसी और एफसीसी के लिए एक नया डाटा आ गया ना। क्या आया नया डाटा? पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग परसेंटेज या पैकिंग इफिशियंसी, और वॉइड परसेंटेज या वॉइड इफिशियंसी। क्लियर हुआ? इन्हीं को कुछ पूछना हो या कुछ दिक्कत रह गया हो, चूंकि क्लास थोड़ा तेजी में चला है, तो कांटेक्ट कर लीजिए हमसे। अदरवाइज जहां पर हम छोड़े हैं आपको, आप जरूर घर पर जाके इस कैलकुलेशन को पूरा कीजिए। बाद में भी दिक्कत होगा तो हमसे बात कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, बता देंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना है। अब ये चैप्टर फटाफट खत्म होगा, 2-3 दिन में इसको ले डूबेंगे अब।